तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करेंगे, इसकी तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे। ज्यादा हो जाएगा, इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा या पॉजिटिव आयंस को खींचेगा। जब पॉजिटिव आयन ज्यादा स्पीड से निकलेंगे तो डेफिनेटली उनका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दो तीन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही मोस्टली इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के अंदर से बनते हैं और यही ज़्यादातर जो है बोर्ड्स के अंदर आते हैं अगर थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से बनता है। ठीक है जी। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसकी हमने डेफिनेशंस को कुछ देखना है। 3-4 डेफिनेशंस जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मुतालिक जो डेफिनेशंस है वो हमने देखनी है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की तरह मतलब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिर स्टेप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो कि हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर होती है। और लास्ट में हमने देखना है कि इक्वेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डेवलपमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रम और लास्ट में अदर मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। तो ये वाला सारा टॉपिक जो है हमने देखना है। तो सबसे पहले है जी डेफिनेशंस के 3-4 जो डेफिनेशंस है वो कौन कौन सी है उनको हमने डिस्कस करना है पहले। फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ। तो डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन तो मेनली किस चीज़ की होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की होती है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है एक प्रोसेस है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं ताकि डेफिनेशंस करने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये डेफिनेशंस जो है वो आनी चाहिए आपको। मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, आइसोटोप्स जो है उसके एटॉमिक मासेस जो है वो मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक फिनोमेना या प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। मतलब इससे हम एग्जैक्ट जो है तकरीबन मासेस जो है मालूम कर लेते हैं। किस चीज़ के? आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस जो है वो मालूम कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन 12, 13, 14 जो है हमने एग्जांपल पढ़ी है और कार्बन 12 का एटॉमिक मास, 13 का एटॉमिक मास और 14 का एटॉमिक मास जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से मालूम करते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर मेनली जो है वो क्या होगा, मासेस या हम कह देते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स जो है वो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है जी। एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस जो है वो मालूम करते हैं। फिर उसके बाद अब ये डेफिनेशन जो है वो हो गई है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन जो है वो आ जाती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी। अनदर डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट जिस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स को निकालने के लिए उसे हम क्या कहेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। तो मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये क्या चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, एमएस के अंदर। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। क्लियर है जी। फिर उसके बाद जो है तीसरी एक और डेफिनेशन है वो है मास स्पेक्ट्रम की। ठीक है जी। मास स्पेक्ट्रम की जो डेफिनेशन है वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। पहले मास स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए कि ये किन किन चीज़ों का बनेगा। इसके पहले कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ। तो टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर दो ही टाइप्स होती है, हमने जो यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक हमारे पास यहाँ पर जो टाइप बता रखी है ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर।
तो एक जो हम स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो है ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा जो है वो है डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ऑस्टन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर था वो हम पहले जो है इस्तेमाल करते थे। ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम पहले इस्तेमाल करते थे कोई भी चीज़ जो है मतलब कोई भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद है उसके अंदर जो आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, ऑस्टन जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये गैसेस के लिए होगा, और डेम्पस्टर जो है वो हम इस एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होंगे, एलिमेंट्स के अंदर जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ही मालूम करता है। लेकिन ये जो एलिमेंट रिसीव करता है जिसके एटॉमिक मासेस जो है मालूम करने होते हैं, ये होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है जी। तो डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक प्रॉपर्टी है कि ये किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है या किन चीज़ों के एटॉमिक मासेस को मालूम कर सकता है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उनके एटॉमिक मासेस, उनके आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को मालूम कर सकता है। तो डेफिनेटली ऑस्टन जो है वो किस चीज़ के लिए होगा, गैसेस वाले जो क्या होंगे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनके आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस जो है मालूम करने के लिए हम ऑस्टन इस्तेमाल करेंगे, और सॉलिड वालों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेम्पस्टर जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी स्टेप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर के। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है या जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है और उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं वो हमने देखना है। तो इनको हम अच्छी तरीके से एक ही मर्तबा करेंगे, ताकि वैसे बुक के अंदर जो है पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रखा है, उसके अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर उसके बाद जो है अलग अलग एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। हम पहले ही एक्सप्लेन करते जाते हैं हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले है जी कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर आता है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है वेपर वाली स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। कोई भी एलिमेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर होगा या लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, मोस्टली जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, तो सॉलिड स्टेट को हमने कन्वर्ट करना होता है किस चीज़ के अंदर, वेपर वाली स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी। तो वेपर वाली स्टेट के अंदर कन्वर्ट करके, और हमने यहाँ पर जो प्रेशर रखना होता है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁷ टॉर जो है हमने प्रेशर को रखना होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, वेपोराइजेशन करनी है किसी भी हमारे पास जो सॉलिड एलिमेंट है, और उसका जो प्रेशर रखना है हमने कितना रखना है, 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁵। और प्रेशर जो है वो कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं अपनी मर्जी का, वो हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, वैक्यूम पंप जो है वो लगा रखा है। अब वैक्यूम पंप करेगा क्या, अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ से क्या करेगा, गैसेस जो वेपर्स वगैरह बन रहे हैं उनको निकाल लेगा ताकि उसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास आयोनाइजेशन, कि आयोनाइजेशन क्या होती है। डेफिनेटली आयन के बनने की सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन कहलाती है। तो आयोनाइजेशन क्या होगी कि आयोनाइजेशन के अंदर कोई भी जो एलिमेंट हमारे पास गैसेस फॉर्म के अंदर या वेपर फॉर्म के अंदर आ गया है, अब उसको हमने कन्वर्ट करना है आयनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आयनिक फॉर्म के अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आयनाइजेशन चैम्बर जो है हमारे पास ये वाला जो है मौजूद है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने लगा रखा है क्या चीज़, फिलामेंट। ये क्या चीज़ है हमारे पास, फिलामेंट। अब फिलामेंट जो है वो क्या करेगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो टकराएंगी। ठीक है जी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम टकराने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बीम टकराने से पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, ये हमने पीछे भी देख रखा है मॉलिक्यूलर आयन के अंदर, कि अल्फा पार्टिकल, एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन की बीम जो है टकराने पर मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को हम क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बीम के जरिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बनेंगे तो उसके बाद हमने करना क्या है, इसको एक्सेलरेट करवाना है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड बढ़ाना। ठीक है जी। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। तो मतलब यहाँ पर जो रेस्ट के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बनेंगे, इनको हरकत में लेके आना है हमें। ठीक है जी। तो ये हरकत में कैसे आएंगे, हमने यहाँ पर लगा रखी होगी नेगेटिव ग्रिड। ठीक है जी। इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा।
तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयन जो है वो क्या करेंगे, इसकी तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे तेजी के साथ। तो जैसे ही यहां से गुजरेंगे, या इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो मतलब ये क्या कर रही है, पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करवा रही है, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज हमने इस्तेमाल किया है वो ऑलमोस्ट 500 से 2000 वोल्ट जो है हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। तो वोल्टेज जो है हमने एक्सेलरेट करवाने के लिए पॉजिटिव आयन को कितना इस्तेमाल किया है, यहाँ पर 500 से 2000 वोल्ट जो है हमने एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है जी। आयनाइजेशन का भी मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद जब ये एक्सेलरेशन हो जाएगी तो यहाँ पर हमने जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन सी लगा रखी है। ऑब्स्ट्रक्शन करती क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स की बीम पॉजिटिव आयन की रेज जा रही होगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ एक लाइन के अंदर क्या जाएगी, पॉजिटिव रेज जो है वो जाएगी, या जो केटाइंस बन रहे हैं उनकी रेज जा रही होगी। होगा क्या, अब यहाँ पर हमने क्या लगा रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगा रखा है, ठीक है जी। अब मैग्नेट करता क्या है, हमने फिजिक्स के अंदर आपने शायद मतलब 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, या जो ब्रीफली हम देखते हैं इसको सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर, तो उसमें होता क्या है वो बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अगर रेंज के अंदर, उसके अंदर जो है पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट में आते हैं, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में आते हैं, तो वो करता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उनको सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड करवा देता है, ठीक है जी। दोबारा सुन लें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, उसकी रेंज के अंदर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता हुआ आ जाता है, तो वो उसे क्या करवा देता है, सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड करवा देता है। तो यहां पर भी हुआ क्या है, पॉजिटिव आयन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे थे। अब यहां पर मैग्नेट पर आने की वजह से होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाएंगे। सर्कुलर का मतलब है कि पूरा जो है वो दायरा बनाना, लेकिन यहां पर सिर्फ आधा सर्कल जो है यहां तक डिटेक्टर तक बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाएंगे, और सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर आने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से आके और इस चीज़ पर आकर टकराना शुरू कर देंगे, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिटेक्टर, ठीक है जी। क्या कहते हैं, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर जो है वो करता क्या है, डिटेक्टर, अब डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है जितने भी पॉजिटिव आयंस आ रहे होंगे, कुछ जो है वो 20 पर आके टकराएंगे, कुछ 21 पर आकर टकराएंगे, और कुछ 22 नंबर पर आके टकराएंगे। ये हम बात कर रहे हैं नियॉन की। नियॉन का क्योंकि एटॉमिक मास 20, 21 और 22 होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 20 वाला है, यहाँ पर 21 वाला और यहाँ पर 22 वाला। जितने आयंस ज्यादा आकर टकराएंगे वहां पर करंट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम रिकॉर्डर के पास, ये डिटेक्टर के बाद कहाँ भेजेंगे सिग्नल्स को, रिकॉर्डर या एम्पलीफायर के पास भेजेंगे। तो होता क्या है, जितने भी यहाँ पर आयंस जो है वो आकर टकराएंगे 20 पर, तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि 20 ज़्यादा मौजूद है, 21 ज़्यादा मौजूद है या 22 ज़्यादा मौजूद है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा वही जो आयंस है वो ज़्यादा मौजूद होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो आयंस चले थे वो कितने चले थे, 100 आयंस जो है वो चले थे। कितने आयंस चले थे, 100 आयंस जो है वो चले हैं। अब 100 आयंस चलने पर यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर 92 जो आयंस है वो कहाँ आ गए, 20 पर आ गए हैं। 21 पर आए हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 7 आयंस, और 22 पर आए हैं सिर्फ 1 आयंस, ठीक है जी। तो अब 92 आयंस, 92 आयंस जो है वो कहाँ आए हैं, 20 पर, और 21 पर कितने आए हैं, 7 आयंस, और 22 पर कितने आए हैं, 1 आयन। तो सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स में होगी वो हमें पता चल गई है अब कि किसकी होगी, 20 एटॉमिक मास वाला जो नियॉन होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, फिर 21 की, और सबसे कम जो रिलेटिव अबंडेंस होगी वो किस चीज़ की होगी, 22 की होगी, ठीक है जी। नंबर ऑफ आयन से हमें पता चल गया।
अब होता क्या है, यहाँ पर जो सिग्नल करंट का जनरेट होता है उसको मॉडर्न जो हमारे पास क्या होते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ्स होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम करते क्या है, इसको एम्पलीफाई करके सिग्नल को और भेज देते हैं रिकॉर्डर की तरफ, और जो कि क्या करता है इन आइज को इन द फॉर्म ऑफ पीक्स या करंट को जो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स जो है वो लगा लेता है या रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है जी। तो जितनी कोई आयंस ज़्यादा होंगे उसकी पीक उतनी ज़्यादा होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके नंबर ऑफ आयंस टकराने वाले कम होंगे उसकी पीक कम बनेगी, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास स्टेप्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले वेपराइजेशन करनी है, किसी भी एलिमेंट की सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका प्रेशर बता दिया है कि 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ करना है। फिर उसके बाद आयनाइजेशन चैम्बर में भेज के इलेक्ट्रॉन्स बीम गिराएंगे फिलामेंट की मदद से और पॉजिटिव आयन बना लेंगे। ठीक है जी। पॉजिटिव आयन बनाने के बाद उसको क्या करना है, एक्सेलरेट, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका वोल्टेज हमने बता दिया है कितना लेना है। फिर उसके बाद जो है हमने एक पॉजिटिव जो आयंस की रेज है उसको निकाल लेना है और उसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारना है। मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद वो क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ में आ जाएगी, और सेमी सर्कुलर पाथ में आके कहाँ पर टकराएगी, डिटेक्टर पर, और उस वहाँ पर जो है करंट जनरेट होगा और उसको एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई करके करंट को और रिकॉर्डर के पास भेज देगा, जो कि पीक्स की सूरत में जो है वो मास स्पेक्ट्रम जो है वो बना देगा। क्या बना देगा, मास स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है। मास स्पेक्ट्रम एक्चुअल में एक ग्राफ होता है जिसमें हम बताते हैं किसी चीज़ की रिलेटिव अबंडेंस उसके आइसोटोप्स के लिहाज से, उसके एटॉमिक मास के लिहाज से। ठीक है जी। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ग्राफ होता है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पर जो है एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं एटॉमिक मासेस को कि कौन कौन सा एटॉमिक मास है। ठीक है जी, एटॉमिक मासेस को, और वाई एक्सिस पर जो है हम लेते हैं किस चीज़ को, रिलेटिव अबंडेंस को। ठीक है जी, किस चीज़ को, रिलेटिव अबंडेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें रिलेटिव अबंडेंस, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज़्यादा होगी, जैसे कि 92 की, तो इसकी पीक जो है वो बड़ी बनेगी और इसकी छोटी और इसकी सबसे छोटी जो है वो पीक बनेगी। ठीक है जी, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, आपने अपनी बुक वाले लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, मास स्पेक्ट्रम आ जाएगा। और लास्ट में जो है हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो रह गई है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हम कौन सी इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या होती है, h² r² m/e जो है वो इक्वल होती है h² r² / 2e। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है मास ओवर चार्ज रेशो जो है हम किसी भी चीज़ की मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर H जो है वो क्या है, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है। R जो है वो क्या है, रेडियस, जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो आइंस आ रहे हैं उसका रेडियस, और फिर उसके बाद E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। M जो है मैग्नेटिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है जी। अब रेडियस जो है उस बेस पर हम क्या कर रहे हैं, मासेस या जो आइसोटोप्स है उनको अलग कर रहे हैं। 20 वाले का रेडियस जो है वो छोटा है जिसकी वजह से वो करीब आ गया है, 21 वाले का थोड़ा सा दूर आया है, और 22 वाले का थोड़ा सा और दूर आया है। ठीक है जी। हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, जिसका मास डेफिनेटली शॉर्ट होगा उसको बेंड करवाना क्या होगा, आसान होगा, तो वो जल्दी बेंड हो जाएगा, तो मतलब वो करीब आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से 20 जो है वो करीब आ गया है। 21 का थोड़ा सा मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको बेंड करवाना क्या होगा, मुश्किल, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर जाएगा। और 22 वाले का क्या होगा, और ज़्यादा मास है तो डेफिनेटली और ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा दूर जाएगा, उसको बेंड करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है वो दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। अब रेडियस जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, एक मैग्नेटिक फील्ड पर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एक तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप बता सकते हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से कैसे डिपेंड कर रहा है रेडियस, और दूसरा आप इक्वेशन के लिहाज से भी बता सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन के लिहाज से। इक्वेशन के लिहाज से क्या है कि R जो है वो E के साथ बटे में है, तो E जो है इधर आके क्या हो जाएगा, R और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं तो रेडियस जो है वो बढ़ेगा, और यहाँ पर देखिए H और R दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर H अगर इधर जाएगा तो डिवाइडेड में आ जाएगा, और डिवाइडेड में आ गया तो मतलब इन्वर्सली में चला गया है। तो रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन जो है वो बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इक्वेशन के लिहाज से नहीं देखते बल्कि कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखते हैं कि रेडियस जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रिलेशन बनाता है, तो डेफिनेटली बना सकते हैं रिलेशन। कैसे बनाएंगे कि रेडियस जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कर देता हूं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा या पॉजिटिव आयंस को खींचेगा। जब पॉजिटिव आयंस ज्यादा स्पीड से निकलेंगे तो डेफिनेटली उनका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उनको बेंड करवाना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बेंड करवाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतना ज्यादा तेजी से बेंड करवा देगा, तो जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से स्पीड तेज हो जाने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेडियस बड़ा बनेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा तेजी से बेंडिंग करवा देगा, जल्दी बेंडिंग करवा देगा, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब है लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रम। वो जो ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो होता क्या है, जितने भी नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, पीक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और पीक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर पीक की फॉर्म में अगर हमारे पास मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ है तो पहले हम एम्पलीफाई करेंगे उस करंट को, और फिर उसके बाद पीक्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव अबंडेंस जो है वो मालूम हो जाएगी। लास्ट में अदर मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो बहुत से जो मेथड्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट में 2-3 लाइनें लिख रखी है, जैसे कि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग है, और डिस्टिलेशन के मेथड हैं, और सेपरेशंस के मेथड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है। वो 3-4 मेथड्स है जो कि नाम आपने याद रखने हैं, बस उनका मेथड कैसे होता है वो आपने यही नहीं याद रखना, तो जस्ट आप नाम जो है वो याद रख लें। तो यहाँ पर हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर डेफिनेशन को देखा है, टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो कि ऑस्टन, और हमने क्या देखा है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर देखा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, फिर उसके बाद स्टेप्स देखे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, लास्ट में इक्वेशन को हमने देखा है, और लास्ट में अदर मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, और ये वाली पूरी डायग्राम जो है वो डिस्कस की है। तो ये था हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।